Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is गौरी and in today's session मैं आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी सारे PYQs देखेंगे ऑफ द ईयर 2022। सो इस सेशन को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, नो डाउट। बट इसी के साथ आपको आइडिया मिलेगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं एट PhD एंट्रेंस टेस्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स बेसिकली काफ़ी सारे PYQs देखो रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं, सो आपको उसकी भी आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। सो काफ़ी सारे PYQs है 2022 साल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के लिए काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है विच इज़ ऑन 28 अगस्त एंड आप सभी के पास अब सिर्फ बहुत कम दिन बचे हैं। सो इन दिस मिनिमम डेज आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। जिस एंट्रेंस टेस्ट में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए आपको 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड 50% मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको MCQs पूछे जाएंगे एज वेल आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप आंसर्स कर सकते हो बाय यूजिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आप सभी स्टूडेंट्स 400 MCQs यहाँ से ही सॉल्व करते हो। सो इन्हें सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो आप यहाँ से जान सकते हो। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक को एक ही PDF में रिवाइज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इस PDF में से आपको 80% MCQs गारंटीड मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स जब भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो देन फ्रॉम द डे वंस यू परचेज द कंप्लीट कोर्स अंटिल आपका जब PhD के लिए एडमिशन हो जाता है टू द यूनिवर्सिटी, तब तक हम सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। If a researcher is studying the effect of using laptops in his classroom to ascertain their merit and worth, he is likely conducting which type of research? Now students ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था एंड अभी 2022 में भी पूछा है। सो इसका मतलब ये है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछा जा सकता है। अगर कोई भी रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि लैपटॉप का इफेक्ट क्लासरूम पर कैसा हो रहा है, सो बेसिकली क्लासरूम में जितने भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मेरिट एंड वर्थ के ऊपर लैपटॉप का इफेक्ट
कैसा हो रहा है विद इन द क्लासरूम। सो इसे स्टडी करने के लिए इनमें से कौन से रिसर्च टाइप को रिसर्चर कंडक्ट करेगा, वेदर ही विल डू बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सारे रिसर्च टाइप्स फिर से देखते हैं। बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च, जिसमें बेसिकली हम फंडामेंटल जो लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स होती है और थियोरीज होती है उनको फॉर्मुलेट करते हैं। बेसिक रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो चीज़ पहले कभी भी डिस्कवर नहीं हुई थी उसे हम डिस्कवर करते हैं। ओके, इसमें हम नॉलेज को ग्रैब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आप इसे कोई भी तरीके का रिसर्च यहाँ पे तो कर नहीं रहे हो, सो दिस ऑप्शन इज गेटिंग एलिमिनेटेड। विद इन द अप्लाइड रिसर्च आप लॉस, प्रिंसिपल्स और थियोरीज को एक्शन रिसर्च करने के लिए अप्लाई करते हो। यहाँ पे आप एक्शन रिसर्च तो कर रहे हो, बट इन दिस एक्शन रिसर्च आप किसी भी लॉस को अप्लाई नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेटिंग एलिमिनेटेड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है एंड उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है उसे भी असेस किया जाता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स जो होते हैं वेरिएबल्स के बीच में उन्हें एग्जामाइन करते हैं। सो यहाँ पे ये भी आप नहीं कर रहे हो, सो दिस ऑप्शन इज गेटिंग एलिमिनेटेड। विद इन द इवैल्यूएशन रिसर्च आप इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हो। ओके, एंड इवैल्यूएशन रिसर्च ये एक अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है जिसमें आप डेटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हो, उसी डेटा को आप एनालाइज करते हो ताकि आप जान सको कि किसी भी यू कैन से प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और इंटरवेंशंस का क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसका इम्पैक्ट कितना है। सो बेसिकली यहाँ पे रिसर्चर लैपटॉप का इफेक्ट क्लासरूम में जितने भी सारे बच्चे हैं उनके मेरिट एंड वर्थ पर क्या हो रहा है इसके बारे में स्टडी कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिसर्चर एग्जैक्टली इवैल्यूएट कर रहा है कि लैपटॉप कैसे काम करता है ताकि क्लासरूम में जो एजुकेशनल इंटरवेंशन है ओके वो अच्छे से पा सके। ओके, एज वेल यहाँ पे उनका जो गोल है वो यही है कि मेरिट एंड वर्थ बच्चों की अच्छी आ जाए। ओके, that's why here your correct answer should be what 4, that is what evaluation research. Okay, a researcher selects a probability sample of 100 out of the total population it is. Now अगर कोई भी रिसर्चर टोटल पॉपुलेशन में से एक प्रोबेबिलिटी सैंपल को कलेक्ट करता है विच इज बेसिकली 100 सैंपल्स, ओके, देन इस प्रकार के सैंपल को आप क्या बोलोगे? क्लस्टर सैंपल, रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे सैंपल्स मेंशन किए हैं ये बेसिकली सारे सैंपल्स आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से ही सिलेक्ट करते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में बेसिकली सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन क्लस्टर सैंपल यानी कि ऐसा सैंपल जो आप क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक से चूज करते हो, रैंडम सैंपल यानी कि आप सैंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से चूज करते हो, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बेसिकली जो सैंपल को आप चूज करते हो विच इज कॉल्ड एज व्हाट सिस्टमैटिक सैंपल, एंड स्ट्रैटिफाइड सैंपल इज द सेम थिंग जिसे आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक से चूज करते हो। बट यहाँ पे तो सिर्फ आप टोटल पॉपुलेशन में से प्रोबेबिलिटी सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो विच इज ऑफ अराउंड 100। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा रैंडम सैंपल, बिकॉज रैंडम सैंपल ये बेसिकली आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से चूज करते हो जिसमें आप टोटल पॉपुलेशन में से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। जैसे कि आप क्लस्टर सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल एंड स्ट्रैटिफाइड सैंपल को वैसे आप तरीके से सिलेक्ट नहीं करते हो जिसमें बेसिकली आप कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स को फॉलो करते हो। बट रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के सिस्टमैटिक स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप रैंडमली सैंपल्स को पिक आउट करते हो फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का सेक्शन है उसे क्वालिफाई करने के लिए हम उसके लिए स्टडी मटेरियल भी
प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स उनके हर एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। जिसकी फीस है सिर्फ 999, यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल जो है वो आप सभी को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में भी आपको काफ़ी सारी क्वेश्चंस ये एग्जामिनर्स पूछते हैं ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। नाउ इनमें से कौन सा रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है? हाइपोथेसिस, प्रेडिक्टिंग एन आउटकम, evaluating a phenomenon, developing good practice. So students, as you know that research question का मतलब होता है कि research problem और you can say एक ऐसा issue जिसे हम solve करना चाहते हैं, जिसका solution हम ढूंढना चाहते हैं by using the research. So if you see all of these options, then hypothesis का मतलब होता है कि predicted outcome of the research, okay. That's why hypothesis ये एक educated claim होता है, this is a statement जिसे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ताकि जिसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अकॉर्डिंगली आप रिसर्च क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दे सके। सो हाइपोथेसिस ये हमेशा फॉल्सिफाइबल होता है, मतलब आपको कभी इसके रिजल्ट्स ट्रू मिलते हैं, कभी इसके रिजल्ट्स आपको फॉल्स मिलते हैं। दैट्स वाई रिसर्च क्वेश्चन का जो टाइप है वो हाइपोथेसिस नहीं है, बिकॉज दिस इज इटसेल्फ अ प्रेडिक्शन, ओके। बट अगर आपको आउटकम को प्रेडिक्ट करना है, अगर आपको किसी भी फेनोमेनन को इवैल्यूएट करना है, अगर आपको किसी भी गुड प्रैक्टिस को डेवलप करना है, सो ऑल ऑफ दीज आर योर इश्यूज और प्रॉब्लम्स, और यू कैन से ऑल ऑफ दीज आर योर रिसर्च क्वेश्चंस, ओके, जिसके लिए आप सोल्यूशन चाहते हो। सो ये सभी रिसर्च क्वेश्चन के टाइप है, बट पहला ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, जो कि आपका सही आंसर है। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022 वॉज फोकस्ड ऑन। नाउ जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हुआ था इन 2022 साल में, उसका फोकस एग्जैक्टली क्या था और उसका गोल एग्जैक्टली क्या था? IP and youth innovating for a better future, taking your ideas to the market, innovate for a green future, reach for gold, IP and sports. So students, ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे था फॉर द ईयर 2022, वो बेसिकली ये जानने के लिए था कि यंग पीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो बेसिकली यंग पीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि वो अपने अपने गोल्स हासिल कर सके, ताकि वो इनकम को जनरेट कर सके, ताकि वो जॉब्स को क्रिएट कर सके, ताकि वो लोकल एंड ग्लोबल चैलेंजेस को फेस कर सके, ताकि वो कम्युनिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। सो इसका मतलब ये है कि इसका जो फोकस था वो इसी के लिए था कि IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, ओके। इसका फोकस यही था कि बेसिकली जो यंग जनरेशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं फॉर देयर गोल्स एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ओके। क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस आर फंडामेंटली रिलेटेड विथ। नाउ स्टूडेंट्स, जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होते हैं वो फंडामेंटली किसी के साथ रिलेट करते हैं? टेंडेंसीज, यूजेनिक्स, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें आप एक ही टाइम में काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स से डेटा कलेक्ट करते हो। सो जैसे यहाँ पे आप काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स से डेटा कलेक्ट करते हो, सो इसका मतलब ये है कि
उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप स्टैटिस्टिकली उस डेटा को एनालाइज करते हो एंड फाइनली आपको उनके आंसर्स भी मिलते हैं। सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये काफ़ी समय से काफ़ी सारे फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज, लॉज, इकोनॉमी एक्सेट्रा। ओके, एंड दैट्स वाई क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये फंडामेंटली स्टैटिस्टिक्स के साथ ज़्यादा रिलेट करता है, बिकॉज जिसमें आप डेटा पे ज़्यादा डिपेंड रहते हो, बिकॉज आप काफ़ी सारे इंडिविजुअल से एक ही टाइम में डेटा को कलेक्ट करते हो एंड उसी डेटा को आप एनालाइज करते हो। ओके, द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज रिलेटेड विथ। नाउ जो फंडामेंटल अजम्पशन है एक्सपेरिमेंटल मेथड का वो किसी के साथ रिलेट करता है? लॉ ऑफ टू वेरिएबल, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, इंटरमीडियरी वेरिएबल्स, कंट्रोल्ड वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने काफ़ी समय से देखा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसमें बेसिकली हम एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं एंड उसके वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट करते हैं, जो कि होता है व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। एंड इस वेरिएबल के वैल्यूज़ चेंज करने से हम डिटर्मिन करते हैं कि इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को अज्यूम करते हैं जिसके वैल्यूज हम चेंज करते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। दैट्स वाई फंडामेंटल जो अजम्पशन है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, विच इज रिलेटेड विथ व्हाट? ओनली सिंगल वेरिएबल और ओनली विथ द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। ओके, एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे एग्जामाइन करते हैं, बट इसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के वैल्यूज को अज्यूम करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज रिलेवेंट टू लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल ओनली। ओके, देयर इज अ नीड फॉर द क्वालिटीज ऑफ लेबलिंग, देन पेज नंबरिंग एंड रिफाइनमेंट इन द ग्राफिकल फिगर्स इन अ रिसर्चर डैश क्वालिटीज। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि हम लेबलिंग, पेज नंबरिंग एंड जो रिफाइनमेंट है उनकी क्वालिटीज़ बढ़ा सके, उनकी क्वालिटीज़ वहाँ पे आ सके इन द ग्राफिकल फिगर्स इन अ रिसर्चर्स व्हाट फील्ड? कौन से फील्ड में? पेंटर्स क्वालिटीज़, एप्रिशिएटिव क्वालिटीज़, स्पेसिफिक क्वालिटीज़, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। सो नाउ लेट अस सी कि लेबलिंग, पेज नंबरिंग एंड रिफाइनमेंट जो है वो एग्जैक्टली किस प्रकार के क्वालिटीज़ है। सो लेबलिंग, पेज नंबरिंग एंड रिफाइनमेंट ये तीनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके, हम उसे समराइज कर सके, हम उसे सिंप्लीफाई कर सके एंड एज वेल हम डेटा को अच्छे डेटा में ट्रांसफ़र कर सके, मतलब एरर फ्री डेटा में। ओके, सो इसमें से जो लेबलिंग है एंड पेज नंबरिंग है उनकी मदद से हम जिसके भी स्पेसिफिक ग्राफिक्स को हम रेफर करते हैं विद इन अ टेक्स्ट, उसे रेफर करने के लिए हमें ईजीनेस मिल जाए। दैट्स वाई हम लेबलिंग एंड पेज नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड रिफाइनिंगमेंट ये बेसिकली ऐसी क्वालिटी है जिसकी मदद से रीडर ये क्विकली अंडरस्टैंड कर पाता है कि ये ग्राफिक एग्जैक्टली किस प्रकार का है। ओके, दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट द स्पेसिफिक क्वालिटीज, बिकॉज इन सभी की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इन सभी के एक स्पेसिफिक रोल्स है इन द सोसाइटी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ प्रॉब्लम? ना इनमें से कौन सा प्रॉब्लम का क्वालिटी नहीं है और कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बेसिकली प्रैक्टिकलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, देन इनेट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मेजरेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का यहाँ पे मतलब है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम इज नथिंग बट व्हाट? रिसर्च क्वेश्चन जिसका आंसर हम चाहते हैं बाय डूइंग द रिसर्च। सो इफ यू सी प्रॉब्लम के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उनमें से सबसे पहला है ये है कि प्रॉब्लम की प्रैक्टिकलिटी क्या है, मतलब वेदर प्रॉब्लम की व्यवहारिकता कैसी है। ओके, दैट इज। देन सेकेंड इज कि प्रॉब्लम की मेजरेबिलिटी कितनी है। मेजरेबिलिटी से आपको समझ में आता है कि वेदर आप प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करके उसे आप स्टैटिस्टिकली कैसे मेजर कर सकते हो, दैट इज। एंड थर्ड वन इज कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली रिसर्चर के इंटरेस्ट के मुताबिक है या नहीं, एंड एज वेल प्रॉब्लम का रिलेवेंस ये सोसाइटी के प्रॉब्लम के साथ होता है या है नहीं। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ प्रॉब्लम, बट इनमें से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की क्वालिटी नहीं है एंड वो ये है
innate nature of the problem. Okay, this is not the quality of a problem, यानी कि समस्या की जन्मजात प्रकृति. Okay, the research problems available in the field of philosophy are called as. now philosophy field में जो research problem होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल प्रॉब्लम, प्रेजेंटेबल प्रॉब्लम्स, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम. ऑब्वियसली अगर फिलोसॉफी फील्ड में रिसर्च प्रॉब्लम को हम बनाते हैं देन ऑब्वियसली वी कॉल इट एज व्हाट? फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम. सो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम ये ऑब्वियसली ऐसे इशू के साथ होता है विच इज़ लॉजिकली देयर, और ऐसे इश्यूज जो बेसिकली ऐसे होते हैं कि जिसके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. बिकॉज फिलोसॉफी फील्ड में जितने भी सारे इश्यूज होते हैं विच आर रिलेवेंट टू व्हाट? फिलोसॉफी इटसेल्फ, कि अगर कोई भी चीज़ कैसी फॉर्मुलेट होती है, उसका लॉजिक क्या है. ओके, इसे जानने के लिए बेसिकली आपको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स वाई फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अवेलेबल होते हैं इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी. ओके, the UGC has made it compulsory for every teacher to participate in seminars because now UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बेसिकली सारे टीचर्स को सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपल्शन बनाया है. सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? द टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ यंग जनरेशन, द टीचर इज़ द नेशन बिल्डर, then the teacher is awakening the nation, the teacher is the transmitter of democratic values. now students, काफ़ी सारे टीचर्स को सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने के लिए यूजीसी ने कंपल्शन बनाया है. इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ये सभी एक फोरम प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे टीचर्स उनका नॉलेज शेयर कर सके, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, उनके रिसर्चेस जो होते हैं वो शेयर कर सके टू अदर टीचर्स. ओके, एज वेल इनकी वजह से काफ़ी सारे एकेडमिशियंस एंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड इकट्ठा होते हैं एंड वो एक दूसरे के साथ उनके नॉलेजेस एंड आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं. सो इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स होते हैं विद इन द इंडिया और एनी नेशन, वो भी बढ़ाने के लिए हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को रिसर्च गाइडेंस, मेंटोरशिप, देन कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उनको लिंक करते हैं टू द कैपिटल एंड टू पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स, देन वर्कशॉप्स एक्सेट्रा. सो इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स होते हैं दोज आर नथिंग बट द बिल्डर ऑफ द यंग जनरेशन. ओके, बिकॉज टीचर को जितना भी नॉलेज होता है वो नॉलेज वो उनके स्टूडेंट्स को देते हैं एंड स्टूडेंट्स आर नथिंग बट व्हाट? द यंग जनरेशन. दैट्स वाई यूजीसी ने ऐसा कंपल्शन बनाया है टू ऑल द टीचर्स टू पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स, वर्कशॉप, सो दैट बिकॉज टीचर ये यंग जनरेशन का बिल्डर होता है. सो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स है विद इन द इंडिया वो आ सकते हैं. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी what one, that is the teacher is the builder of the young generation. Okay, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood whatever I have explained with you in this session. but अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं.